नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकतंत्र और शिक्षा पर चर्चा की थी। उसी का ये दूसरा पार्ट है। लोकतंत्र और शिक्षा में शिक्षा का अर्थ, संप्रत्यय, लोकतंत्र का अर्थ संप्रत्यय की बात हमने की थी और शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों को, लोकतांत्रिक शिक्षा के जो सामान्य उद्देश्य होने चाहिए थे उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं दूसरे वीडियो में उद्देश्यों से ही शुरू करते हैं। कुछ हेंडरसन महोदय ने लोकतांत्रिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, 5 उद्देश्य उन्होंने हेंडरसन महोदय ने बताए थे कि ये 5 उद्देश्य मुख्य रूप से एक लोकतांत्रिक शिक्षा के होने चाहिए। हेंडरसन के अनुसार, हेडिंग हम डालते हैं, हेंडरसन के अनुसार शिक्षा के, लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक, हेंडरसन के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य। इसमें सबसे पहला उद्देश्य जो उन्होंने बताया था कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए, नंबर 1, कि विद्यार्थियों में मानवीय व्यक्तित्व के लिए सम्मान और श्रद्धा के भाव उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में मानवीय व्यक्तित्व के लिए सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना, ये लोकतांत्रिक शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हों उनके अंदर मानवता हो, ऐसे गुण उनके अंदर पैदा किया जाए कि मानवता हो, मानव के प्रति उनके अंदर श्रद्धा हो, उनके मन में सम्मान हो, ऐसे गुण, ऐसे भाव उनके अंदर लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा पैदा किया जाना चाहिए। ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया, पहला, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों में मानवीय व्यक्तित्व के लिए सम्मान और श्रद्धा के भाव पैदा करना। ये पहला उद्देश्य हेंडरसन ने बताया लोकतांत्रिक शिक्षा का। और दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के सीखने के साधनों और समय और क्षमता के अनुसार सामाजिक धरोहरों पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता। दूसरा उद्देश्य क्या था कि विद्यार्थियों के सीखने के साधनों तथा उनके समय और क्षमता के अनुसार सामाजिक धरोहरों पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता करना। एक ऐसा गुण भी व्यक्ति के अंदर पर, एक शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि विद्यार्थियों को उनके साधनों, सीखने के जो साधन होते हैं, उनके पास जो समय है और उनके अंदर जो क्षमता हो, इसके अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनके समय के अनुसार, उनके साधन के अनुसार जो सामाजिक धरोहर हैं उस पर वो अधिकार प्राप्त करने लायक हो जाएं, ऐसे उनमें सहायता करना। सामाजिक धरोहर मतलब जो भी संपदा हैं, जिसके वो लायक हैं, जिसके वो काबिल हैं, उसके लायक उनको बना देना, उसको प्राप्त कर लेना, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। फिर तीसरे उद्देश्य की बात की जाती है, आत्मशासन के जटिल आत्मशासन के तीसरा उद्देश्य उन्होंने बताया। लोकतांत्रिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उन्होंने बताया कि आत्मानुशासन के जटिल कला के शिक्षण तथा सामान्य हित में रुचि जागृत करना। आत्मानुशासन के जटिल कला के शिक्षण और सामान्य हित में रुचि जागृत करना, सामान्य हित में रुचि जागृत करना, ये तीसरा उद्देश्य उन्होंने बताया। ठीक, चौथा उद्देश्य उन्होंने बताया लोकतांत्रिक शिक्षा का कि लोकतांत्रिक सत्य के अनुकूल, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सत्य के, जो चौथा बताया, लोकतांत्रिक सत्य के अनुकूल आत्महित के लिए चिंतन की क्षमता का विकास करना। लोकतांत्रिक सत्य के अनुकूल, लोकतांत्रिक सत्य का मतलब होता है कि जो लोकतंत्र में सही माना गया हो उसके अनुकूल आत्महित के लिए, अपने हित के लिए चिंतन करने की क्षमता का विकास करना। हम छात्रों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास करें कि लोकतंत्र के अंदर रहते हुए, लोकतंत्र में जो सही है उसका सही का पालन करते हुए अपने हित के बारे में चिंतन करें, ऐसा कुछ ना करें जो लोकतंत्र के हित के विरुद्ध में हो। फिर पांचवें उद्देश्य की बात की जाती है जो उन्होंने बताया हेंडरसन महोदय ने। पांचवा उद्देश्य उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को समझने तथा जीवन में सामाजिक उन्नति को लक्ष्य बनाने
में सहयोग देना। शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो लोकतंत्र को समझे और तथा जीवन में सामाजिक उन्नति को लक्ष्य बनाए, जिससे उसका सामाजिक उन्नति हो सके ऐसा लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य में की तरफ बढ़ने में उसका व्यक्ति का सहयोग करे। ये 5 उद्देश्य प्रमुख रूप से एंडरसन महोदय ने बताया था। उद्देश्यों के बाद हम बात करते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन क्या होती है? पाठचर्या होती है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, लोकतंत्र और शिक्षा की पाठचर्या। लोकतंत्र और शिक्षा की पाठचर्या की बात करते हैं जब हम, तो ये कहा गया कि लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए जो शिक्षा की पाठचर्या विकसित की जाए वो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा की पाठचर्या निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उसमें पहला सिद्धांत है आधारभूत समान पाठचर्या का सिद्धांत। आधारभूत समान पाठचर्या का सिद्धांत। आधारभूत समान, जैसे हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। अनेक प्रकार की यहाँ ऋतुएं पाई जाती हैं, अनेक भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, सबकी दशा एक समान नहीं होती है। हर जगह अलग अलग शिक्षा की आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन जब पाठचर्या का निर्माण किया जाए तो आधारभूत विषय जो हैं, जो सभी के लिए ज़रूरी हैं, हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिस्थितियों के लिए उपयोगी हैं, ऐसे विषयों को पाठचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। आधारभूत समान पाठचर्या का स्थान, जैसे विज्ञान हुआ या गणित हुआ या सामाजिक विज्ञान हुआ, ऐसे विषयों को हर जगह स्थान देने की ज़रूरत होती है। इस तरह से पाठचर्या का निर्माण करते समय जो आधारभूत पाठचर्या है, आधारभूत विषय हैं, वो समान रूप से पाठचर्या में सम्मिलित किए जाने चाहिए। फिर दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट एवं विस्तृत पाठचर्या का सिद्धांत। विशिष्ट एवं विस्तृत पाठचर्या का सिद्धांत। ये सिद्धांत, विशिष्ट एवं विशिष्ट पाठचर्या का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बताता है कि विषय रखे जाएं पाठचर्या में वो विशिष्ट हों। जैसे हर व्यक्ति में कुछ स्पीयरमैन ने, अभी हम मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं तो स्पीयरमैन ने सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत बताया था, या सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत बताया था। तो ये कहता है कि विशिष्ट विषय जो स्पेशली हों, जिस क्षेत्र के, जैसे कृषि है, शिक्षक प्रशिक्षण है, व्यावसायिक शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, कानूनी पढ़ाई है, ये सब विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट विषय तो पाठचर्या में सम्मिलित किए ही जाएं। विशिष्ट के साथ साथ विस्तृत पाठचर्या बनाई जाए। विस्तृत मतलब पाठचर्या का रूप व्यापक होना चाहिए, जो बच्चों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषयों को चयन करने की पूरी छूट हो। विषय ऐसे व्यापक हों, इतने अधिक हों कि वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र रूप से विषयों का चयन कर सके।
इसलिए विशिष्ट एवं विस्तृत पाठचर्या का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा में पाठचर्या के निर्माण करते समय विशिष्ट एवं विस्तृत पाठचर्या का सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत जो इसमें बताया गया है कि उपयोगिता का सिद्धांत, पाठचर्या के निर्माण के समय उपयोगिता का सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठचर्या का निर्माण करते समय ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, पाठचर्या में उन विषयों को, उन क्रियाओं को भी स्थान दिया जाना चाहिए जो उपयोगी हो, वर्तमान समय में जिनकी उपयोगिता हो, जिनकी प्रासंगिकता हो और छात्रों को हित में रखकर उन विषयों को तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाए जो उपयोगी हो, वर्तमान आवश्यकताओं को की पूर्ति कर रहे हों, ऐसे विषयों को स्थान दिया जाए। तो उपयोगिता का सिद्धांत भी पाठचर्या के चयन में, पाठचर्या के निर्माण में इसका पालन किया जाना चाहिए। फिर चौथा सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत, क्रियात्मकता कह सकते हो, क्रिया या क्रियात्मकता, क्रियाशीलता या क्रियात्मकता या क्रिया का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है कि पाठचर्या में जो भी विषय रखे जाएं, जो भी सिखाया जाए, जो भी कराया जाए, उनको क्रियाओं के आधार से करके सिखाया जाए। बच्चे को निष्क्रिय श्रोता न बनाओ, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी को बनाओ। एक लोकतांत्रिक शिक्षा में बच्चे को सक्रिय रूप से योगदान दिया जाना चाहिए। बच्चे का शिक्षा में सक्रिय योगदान हो, बच्चे को क्रियाशील रखो, करके सीखेगा। और क्रियाशील होकर जब कोई सीखता है तो वो ज़्यादा सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है और सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा समय तक उसके पास रखा रहता है। तो विषय जो भी सिखाया जाए वो क्रिया करके, क्रिया से जोड़ करके, हर विषय को किसी न किसी क्रिया से जोड़कर सिखाया जाए, कराया जाए, तो क्रियाशील रखा जाए जिसमें सक्रिय भागीदारी बच्चों की बनी रहे। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है। फिर क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद लचीलेपन का सिद्धांत। जो पाठचर्या बनाई जाए, जो पाठचर्या में विषय चुने जाएं या पाठचर्या का निर्माण करते समय लचीलेपन का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए कि अगर हम देखते हैं कि प्रतिदिन समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं विश्व में सभी लोग। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हमको समाज में कहीं भी दिखाई पड़ रही है, कहीं भी मिल रही है, तो उसको बिना किसी भेदभाव को, पाठचर्या हमारी इतनी लचीली होनी चाहिए कि बिना किसी मानसिक त्रुटि के या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए हम पाठचर्या में उन विषयों को सम्मिलित कर लें। तो विषय का चयन जो हो पाठचर्या में वो लचीलेपन का हो, जिससे जो चीज़ें हमारे काम लायक हैं, जहाँ मिल रही हैं, उसको तुरंत अपनी पाठचर्या में उसको स्थान दे सके और उसको सम्मिलित कर लिया जाए। जो काम वाली नई चीज़ें हैं उसको बाहर किया जा सके। तो लचीलापन होना चाहिए पाठचर्या के चयन में, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए। पाठचर्या में लचीलेपन वाले विषयों को समावेश किया जाना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक शिक्षा में जो विषय का पाठचर्या की बात की जाती है, पाठचर्या निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था आधारभूत समान पाठचर्या का सिद्धांत। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें समानता होनी चाहिए, समान पाठचर्या होनी चाहिए सभी की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी। फिर विशिष्ट एवं विस्तृत पाठचर्या का सिद्धांत, पाठचर्या में विशिष्ट विषयों के साथ साथ पाठचर्या विस्तृत होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी को अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार विषयों को चयन करने की छूट हो, स्वतंत्रता हो। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, पाठचर्या में उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया जाए, उन्हीं क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो उपयोगी हो मानव जीवन के लिए, जिनकी वर्तमान में प्रासंगिकता हो, उपयोगिता हो। इसके साथ साथ क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे को जो भी कराया जाए, सिखाया जाए, क्रियाशील रखकर, वो निष्क्रिय श्रोता ना बने। कहानी सुनने नहीं आ रहा है बच्चा, उसको क्रियाशील रखो, करके सीखे। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए जो करके सिखाए उसको, जो भी विषय उसको
सिखाए जाएं वो क्रियाशील रखकर सिखाए जाए। फिर लचीलेपन का सिद्धांत ये बताता है कि अगर हमको कभी भी ऐसी कोई चीज़ आवश्यकता महसूस होती है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी है, उसको बिना किसी कट्टरता के या कठोरपन के, लचीलेपन के साथ अपने पाठचर्या में स्थान उसको दिया जाना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक शिक्षा की पाठचर्या है। ठीक, पाठचर्या के बाद हम बढ़ते हैं पाठचर्या, जहाँ एक तरफ शिक्षा, पाठचर्या क्या होती है, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है, वही पाठचर्या को प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियाँ होती हैं। लोकतंत्र और शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, लोकतंत्र और शिक्षा की, लोकतांत्रिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों की बात की जाए तो शिक्षण विधियाँ बहुत सारी चल रही हैं। प्राचीन समय से ही मौखिक विधियाँ, स्वाध्याय विधि, अभ्यास विधि, करके सीखना, कहानी विधि, यात्रा एवं देशाटन विधि, शास्त्रार्थ विधि, तर्क विधि, व्याख्यान विधि, बहुत सारी विधियाँ चलती थी। लेकिन अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से बात की जाए, लोकतांत्रिक विधि उसे हम कह सकते हैं जिसमें विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रूप से सहभागिता से कार्य करे, सहभागिता से सीखे, ना कि वो केवल शिक्षा की प्रणाली में शिक्षक ही केंद्र बिंदु रहे, ऐसी शिक्षण विधियाँ नहीं। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ, छात्र एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ हों, ना कि केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ हों। तो ऐसी शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता रहे। और इसके लिए शिक्षण विधियों की बात करें तो करके सीखना, करके सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, कार्यशाला विधि, अन्वेषण विधि, ये प्रमुख लोकतांत्रिक विधियां होंगी। करके सीखना, जिसमें विद्यार्थी स्वयं से करके सीखे, उसको स्वयं से करके सीखने के अवसर मिलना चाहिए। अभ्यास द्वारा सीखना, विद्यार्थी खुद से अभ्यास करेगा, त्रुटियां होंगी, जैसे थांडाई ने बताया अभ्यास एवं प्रयास एवं त्रुटि का, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बताया। अभ्यास द्वारा सीखना अपने आप से, प्रयोग द्वारा सीखना, वास्तविकता का पता लगाने के लिए वो प्रयोग करे अपने, फिर उससे निष्कर्ष से आगे बढ़े। अनुभव द्वारा, कार्य करने के बाद जो हमारे पास अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर हम सीखें। कार्यशाला यानी प्रयोगशाला, कार्य करके सीखना। अन्वेषण विधि मतलब अन्वेषण, जिसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं, खोज कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, तो खोज के द्वारा अपने आप से सीखे। ये प्रमुख विधियाँ जो लोकतांत्रिक शिक्षा की है, जो छात्र केंद्रित विधियाँ हैं, जिसमें छात्रों की भूमिका अहम होती है। इन विधियों को पाठचर्या में, शिक्षण विधियों में इन विधियों को स्थान दिया जाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में, एक लोकतांत्रिक शिक्षा में इन विधियों को स्थान देना चाहिए। इन विधियों की बात की जाए तो इन विधियों को पूरा इन सभी विधियों के गुण जहाँ पाए जाते हैं वो कुछ प्रणालियाँ आज भी संचालित हैं, जिसमें प्रोजेक्ट प्रणाली, दूसरा किंडरगार्टन, तीसरा मॉन्टेसरी, चौथा डाल्टन और पांचवा बेसिक शिक्षा, बेसिक प्रणाली। ये
जो अभी जो शिक्षण विधियों की बात की जाए, करके सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, कार्यशाला विधि, अन्वेषण विधि, इन सभी विधियों की अगर को सम्मिलित रूप से अगर कहीं पर इकट्ठा करने की बात चलती है तो वो प्रोजेक्ट प्रणाली है, जो किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे, किलपैट्रिक महोदय की थी प्रोजेक्ट प्रणाली। किंडरगार्टन मेथड जो फ्रोवेल महोदय का चल रहा है। मॉन्टेसरी जो मारिया मॉन्टेसरी का मेथड है। डाल्टन जो मिस हेलन पार्कहर्स्ट की डाल्टन प्रणाली है। बेसिक शिक्षा प्रणाली जो गांधी जी की है। ये शिक्षा प्रणालियाँ ऐसी शिक्षा प्रणालियाँ हैं जिसमें ये सभी शिक्षण विधियों का समावेश होता है, यानी ये एक लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली या शिक्षण विधियों का समावेश यहाँ पर होता है। ठीक, अब शिक्षण विधियों के बाद बात की जाए तो बात अनुशासन की आती है। अनुशासन की बात आती है तो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं होता है, किसी भी प्रकार के दंड से बचने का प्रयास किया जाता है, दंड से बिगड़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें समान रूप से बच्चों को रुचि, क्षमता, आवश्यकता और योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलेंगे तो अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आएगी, ऐसा मानना है। और इसके लिए आत्म अनुशासन और स्व अनुशासन की बात की जाती है। लोकतांत्रिक शिक्षा में आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन की बात की जाती है। स्व अनुशासन की बात की जाती है। विद्यालय का एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, शिक्षक अच्छे चरित्रवान रहेंगे, सदाचारी रहेंगे और उनका व्यवहार अच्छा रहेगा तो अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आएगी, ऐसे लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में माना जाता है। इसलिए विद्यार्थी स्व अनुशासन, अपने आप से प्रेरित होकर अनुशासित होने की बात की जाती है। स्व अनुशासन सबसे अच्छा अनुशासन। आप दंड और भय से अनुशासन कुछ समय के लिए लागू कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। इसलिए स्व अनुशासित होने की बात करते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा में, स्व अनुशासन को विशेष महत्व दिया जाता है। अनुशासन के बाद बात की जाए तो शिक्षक की बात आती है। लोकतांत्रिक शिक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शिक्षक को एक मित्र के रूप में, एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है। और मित्र इसलिए कि विद्यार्थी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी समस्याओं को सामने रख सके, और अच्छा मार्गदर्शक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रास्ता बताए वो सही हो। विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित उसको मार्गदर्शन उसका करे। तो ये शिक्षक को गुणी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, महत्वपूर्ण स्थान उसको प्राप्त था। शिक्षक को परिश्रमी होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। व्यापक शिक्षक का जो दृष्टिकोण हो बहुत ही व्यापक हो, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना चाहिए। कर्तव्य परायण होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार उसका होना चाहिए। वो विद्यार्थियों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसको करना चाहिए। सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों के साथ वो समान व्यवहार करे, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो समान व्यवहार करे। और इसके साथ साथ दयाशील होना चाहिए, शिक्षक के अंदर दया के भाव होने चाहिए। तो ये शिक्षक के लिए एक उपयोगिता थी कि शिक्षक में ये गुण होने चाहिए। विनयशील, परिश्रमी, ज्ञानी, गुणी, चरित्रवान, दयावान, विनम्र और मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। बाल मनोभावों को जानने वाला होना चाहिए। ऐसे गुण शिक्षक के अंदर होने चाहिए। पुत्रवत व्यवहार करने वाला, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण छात्रों के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक के बाद बात की जाती है शिक्षार्थी की। तो किसी भी लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी केंद्र बिंदु होता है। शिक्षार्थी के बारे में कहा गया कि शिक्षार्थी को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए और करके सीखने का, स्वयं से करके सीखने का उसको प्रयास करना चाहिए। और अपने अंदर एक खोज की भूमिका, एक खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हमेशा क्रियाशील होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थी की बात की जाती है तो विद्यालय की बात आती है। विद्यालय की बात आती है। लोकतंत्र और विद्यालय या लोकतांत्रिक शिक्षा में विद्यालय को एक औपचारिक संस्था कहा गया है। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जिसमें प्रजातांत्रिक गुणों का होना आवश्यक है।
विद्यालय के अंदर प्रजातांत्रिक गुणों का होना आवश्यक है, जिसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षार्थी सभी एक दूसरे के व्यक्तित्व का आदर करें, एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करें और विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, योग्यता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में खेल के, उनके व्यायाम के संसाधन होने चाहिए। एक धनी प्रयोगशाला होनी चाहिए, एक समृद्ध पुस्तकालय होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक केंद्रों के रूप में विद्यालय को विकसित किया जाना चाहिए। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, जिसमें विद्यालय को हमेशा समाज के संपर्क में रहना चाहिए। विद्यालय और समाज दोनों के बीच में अंतःक्रिया चलती रहनी चाहिए। जैसी समाज की आवश्यकताएं होती हैं वैसे ही विद्यालय को अपने अंदर परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये विद्यालय, एक लोकतांत्रिक विद्यालय के ये गुण हैं। तो इस तरह से विद्यालय के बारे में कहा गया। आधुनिक साज सज्जाओं से, आधुनिक आवश्यकताओं से युक्त विद्यालय को होना चाहिए। ये विद्यालय के बारे में, एक लोकतांत्रिक विद्यालय के बारे में ये धारणा थी। ये लोकतंत्र और शिक्षा जो हमारा प्रमुख टॉपिक था, उसका ये दूसरा वीडियो था। ये टॉपिक हमारा अब समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो ये सभी प्रकार की शिक्षा और शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो चैनल है। ठीक, धन्यवाद।